हाँ हाँ। आप सबको सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अरुणा पटेल, मेरा निवास स्थान गांधीनगर है। मैं गुजरात सरकार से आयुर्वेदिक डॉक्टर की पदवी से रिटायर हुई हूँ। तो आज हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए, उसमें खान पान क्या रखना चाहिए, उसी में पथ्यापथ्य क्या होता है, इसी के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ। तो आयुर्वेद शास्त्र में डायबिटीज को एक महारोग बताया है। आयुर्वेद में 8 रोगों की गिनती महारोगों में की गई है। इसी में वात व्याधि स्मरी कुष्ठौ मेहोदर भगंदराह अरसांसी ग्रहणित्यष्टौ महारोगा सदुस्तराह, ऐसे अष्टांग हृदय में 8 महारोगों के बारे में बताए। उसी में डायबिटीज यानी कि आयुर्वेद शास्त्र में प्रमेह नाम से जाना जाता है। ये प्रमेह रोग का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में बताया है। तो प्रमेह रोग का लक्षण क्या होता है कि एक ही सिम्टम से हम जज कर पाए कि ये डायबिटीज का दर्दी है। तो एक सिम्टम ये, इसी को प्रत्यात्म लक्षण बोला जाता है। जैसे वेदों में बताया है कि पृथ्वी का गंध गुण है, वायु का स्पर्श गुण है, इसी तरह प्रमेह का एक ही सिम्टम क्या है, ऐसा आयुर्वेद में बताया है। तो प्रमेह का एक सिम्टम बताया है प्रभूत आविल मूत्रता, बार बार मूत्र प्रवृत्ति होना, अधिक मात्रा में होना, और आविल यानी कि टर्बिड क्लियर पेशाब नहीं होना, थोड़ा सा गंदा पेशाब होना, इसी के लक्षण को प्रत्यात्म लक्षण के रूप में बताया गया है। वो एक प्रमेह का प्रत्यात्म लक्षण है। वो प्रमेह होने का कारण क्या है वो खास हमें जानना चाहिए कि डायबिटीज कौन से कारण से हो जाता है। तो आयुर्वेद शास्त्र में इसी के लिए भी एक श्लोक बताया गया है। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य औदक आनुप्रसाह पयांसी नवान्न पानम गुडवैकृतम च प्रमेह हेतु कफच्च कफकृच्च सर्वम। आयुर्वेद शास्त्र में इस श्लोक में, 2 लिटि के श्लोक में प्रमेह होने के कारण बताए हैं। तो पहले आस्या सुखम मतलब कि अधिक आराम करना, बैठाड़ू जीवन जीने का, अधिक आराम, व्यायाम का अभाव, ये एक कारण बताया गया है। स्वप्न सुखम, अधिक निंद्रा, अधिक सोने से भी डायबिटीज हो जाता है। तीजा बताया दही, दही नहीं खाना चाहिए, दही के कारण भी कभी कभी डायबिटीज हो जाता है। ग्राम्य और औदक प्राणियों के मांसरस के सेवन से भी डायबिटीज होता है। पयांसी, दूध और दूध की बनावटों, जैसे कि मक्खन, मक्खन, मलाई, दही, लस्सी, ये सब दूध की मिष्टान्न, ये सब बनावटों के कारण भी डायबिटीज हो जाता है। नवान्न पानन, अन्न नवा हो, गेहूं चावल फसब हुई है, अभी भी तैयार हुए हैं, तो वो नवा अन्न जो खाते हैं उसी से भी डायबिटीज हो जाता है। एक ऋतु खत्म हो जाए तभी दूसरी ऋतु में अन्न पुराना खाना चाहिए, लेकिन 5 साल पुराना नहीं खाना है, एक ऋतु पुराना खाना चाहिए, यानी कि 6 महीने के 3 महीने पुराना अन्न और पान होना चाहिए। नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च, गन्ने के रस से बनी हुई ये सब आइटमें, चीनी, शक्कर, गुड़, ये सब खाने से डायबिटीज होता है। और कफ वर्धक जो हेतु है वो सब डायबिटीज के कारणभूत है, क्योंकि डायबिटीज के रोग में आयुर्वेद में कफ की प्रधानता बताई है। वैसे तो वे त्रिदोषज व्याधि है, लेकिन त्रिदोष प्रकोप होने पर भी कफ की प्रधानता होती है। अभी डायबिटीज को मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो 5 व कारणभूत बताए हैं। व यानी कि वी शब्द बोलते हैं यहाँ पे, तो व कारणभूत बताया है। व यानी कि अपनी आयु, ज्यादातर ओल्ड एज वाले लोगों में 50 या 50 से एबव वाली एज में ये रोग जनरली ज्यादा टाइप 2 वाला पाया जाता है। फिर एक वजन कारण बताया है, कभी कभी कहीं ओबेसिटी वाले रोग होते हैं, ज्यादा वजन वाले रोग होते हैं, तो वजन भी एक कारणभूत है। तीसरा कारण विचार भी एक कारण बताया है। विचार यानी कि स्ट्रेस, कभी कभी क्या स्ट्रेस आ जाती है,
कभी इमोशनल स्ट्रेस होती है, कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस होती है, कभी कभी कैरियर की कोई स्ट्रेस होती है। कोई भी स्ट्रेस, स्ट्रेस का अपने स्ट्रेस के कारण आपका मन दूषित होता है, और मन का और शरीर का डायरेक्ट संबंध है। इसीलिए स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी डायबिटीज हो जाता है, व्यसन की वजह से भी कभी कभी हो जाता है। कई लोग अल्कोहल सेवन करते हैं, गुटखा सेवन करते हैं, कोई नशीली चीजों का सेवन करते हैं, तो भी डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और व्यायाम का अभाव, पांचवा वो जो व्यायाम बताया है, व्यायाम का अभाव मतलब कि आस्या सुखम, बैठाड़ू जीवन, नित्य आराम करना, इस इतने कारणों से डायबिटीज होने की संभावना रहती है। और अभी डायबिटीज क्या है, तो मॉडर्न साइंस के अनुसार जो डायबिटीज की डेफिनेशन है उसी में बताया है भी, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तभी हम उसे डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। तो शुगर की मात्रा, तो ये शुगर क्या है, कहाँ से आती है, तो हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो आहार जो हम ग्रहण करते हैं उसी में से आहार का स्टमक में पाचन हो जाता है, इंटेस्टाइन में भी पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसमें वह आहार तो कई सार, उसका सार भाग है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो निकम्मा भाग है वो मल में कन्वर्ट होता है। और जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना, वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाकर अपने शरीर के जो सेल्स है, कोश है, उनको शक्ति देता है। तो ये शक्ति देने का काम, कोश तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। तो भी इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है, अपने बॉडी में ही प्रोडक्ट होता है। अपने बॉडी में एक पेनक्रियास नाम का ऑर्गन है, वो लीवर के नीचे गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर के पास में ही, गोल ब्लैडर के नीचे ही पेनक्रियास आया हुआ है। आयुर्वेद की भाषा में उसे क्लोम बोला जाता है, यानी कि संस्कृत में उसे क्लोम बोला जाता है, इंग्लिश में उसे पेनक्रियास बोला जाता है। ये पेनक्रियास है, उसी में बीटा सेल्स होते हैं। जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को प्रोडक्ट करने का काम करते हैं, और प्रोडक्ट करके वह इंसुलिन ब्लड में जाता है। और इंसुलिन काम क्या करता है, तो कोश, अपने शरीर के जो सेल्स है, उसके कोश है, उसके ऊपर उनके रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इंसुलिन कोश को स्टिमुलेट करता है, तब जो ब्लड में जो ग्लूकोज बह रही है वो ग्लूकोज कोश में चली जाएगी, तो कोश उसमें से एनर्जी उत्पन्न करेंगे, और एनर्जी तो पूरे दिन रात हमें हमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए कोश इंसुलिन ये काम करता है। और तो डायबिटीज होता है तो क्या होता है, तो दो ही कारण होते हैं, कहाँ तो इंसुलिन फॉल्टी हो जाता है, या तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसीलिए मॉडर्न साइंस ने इंसुलिन, डायबिटीज के दो प्रकार बताए गए हैं। एक प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, उसको बोला जाता है कि टाइप 1 जो होता है उसी को, वह जीनेटिक होता है, जनरली बच्चों में या एडल्ट में 18 से 20 या 22 साल की उम्र तक के बच्चों में ये पाया जाता है। ये जीनेटिक डिसऑर्डर है। उसी में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है, कोई कारणवश जो पेनक्रियास में बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बनाना बंद कर देते हैं, इसीलिए इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बॉडी में नहीं होता है, तो ग्लूकोज सेल में जाता नहीं है, और सेल में ग्लूकोज नहीं जाता है तो वो ब्लड में घूमता है, और ब्लड में घूमने की वजह से क्या होता है कि कोश को शक्ति नहीं मिलती है, और जो टाइप 1 डायबिटीज वाला जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, और उसी का जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है वो किडनी में ये जाता है लोही शुद्ध होने के लिए, ब्लड के साथ साथ में, तो वो यूरिन के द्वारा, यूरिन में भी शुगर आने लगता है, यूरिन शुगर भी बढ़ने लगता है। इसे ऐसा एक उसी दर्दी को ये गंभीर समस्या है, वो आदमी जिंदगी भर इंसुलिन के ऊपर रहना पड़ता है, उसी को बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ता है। ऐसा एक उदाहरण मैं दूं कि एक वसीम करम नाम का क्रिकेटर था, फास्ट बॉलर था, उसी को ये एडल्ट एज में ये डायबिटीज टाइप 1 हो गया था,
तो वो दिन में 7 से 8 बार इंसुलिन ले लेता था और एनर्जी उत्पन्न कर लेता था, और अपने जो उसका जो व्यवसाय था बॉलर का, उसी में वो काम करता रहता था। ये मतलब कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, ये टाइप 1 डायबिटीज है। लेकिन आज हम ज्यादातर बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज की। वो टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है कि भाई जनरली 50 या 50 की अबव के एज वालों में पाया जाता है। वो जनरली बच्चों में नहीं पाया जाता, एडल्ट वो बूढ़े लोगों में 50 या 55 के अबव वाले लोगों में ये पाया जाता है। उसी में इंसुलिन तो बनाता है बीटा सेल्स, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन बराबर होता है, लेकिन इंसुलिन अपना काम करने में फॉल्टी हो जाता है, वो प्रॉपरली काम कर पाता नहीं है। मतलब कि वो कोष को स्टिमुलेट करने का काम उसका स्लो हो जाता है, या तो बिल्कुल बंद हो जाता है। इसीलिए कोष में इंसुलिन वो ग्लूकोज पहुंचता नहीं है, ग्लूकोज पहुंचता नहीं है तो वीकनेस आएगी, और प्यास ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, कमजोरी लगेगी, और ये ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ता रहेगा, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता रहेगा। उसी को मेजरमेंट करके मॉडर्न साइंस वाले लोग टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। लेकिन उसमें इंसुलिन बनता तो है, लेकिन वह फॉल्टी हो जाता है, उसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज भी बोला जाता है। टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता है, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोला जाता है। लेकिन टाइप 2 को डायबिटीज मेलाइटस यानी कि बोला जाता है। अभी एक तीसरा भी प्रकार आया है 1.5 डायबिटीज, वो शायद आप लोगों ने ध्यान में नहीं होगा, लेकिन एक 1.5 भी एक प्रकार है। वो है तो वही टाइप 1 का ही प्रकार है, लेकिन टाइप 1 क्या कभी कभी बच्चों में सडनली हो जाता है। किसी को बुखार आया और पेनक्रियास को काम करने का बंद कर दिया, वो जनरली जेनेटिक होता है, उसके माता पिता में होता है, कभी कभी माता पिता में नहीं होता तो उसके दादा में होता है, लेकिन वो आता है वो जेनेटिक डीएनए से ही आता है। इसलिए टाइप, और जो 1.5 है वो वैसे तो टाइप 1 ही है, लेकिन सडनली नहीं होता, कभी कभी स्लोली स्लोली जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और बीटा सेल्स स्लो डिस्ट्रॉय होते हैं, इसीलिए उसको 1.5 भी डायग्नोसिस किया जाता है। अभी ये तो हुई सब मॉडर्न साइंस की बात कि भाई, और आप लोगों को इससे ज्यादा मतलब भी नहीं है, आपसे तो हम ज्यादा चर्चा क्या करेंगे कि भाई ये तो डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी दवाई से कंट्रोल में रहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आयुर्वेद शास्त्र तो में तो इतना गहन निदान बताया है कि डायबिटीज के पूर्व रूप भी बताए गए हैं। पूर्व रूप मतलब कि डायबिटीज होने के पहले क्या लक्षण होते हैं, वो उसके लिए भी आयुर्वेद में एक श्लोक बताया गया है। प्रमेय का पूर्व रूप बोलते हैं, रोग होने से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं इसे पूर्व रूप कहा जाता है। तो ये पूर्व रूप क्या होते हैं कि भाई डायबिटीज होने वाला है, तो ये श्लोक है, दंतादीनां मलाढ्यत्वं प्राग्रूपं प्राणी पाणिपादयोः दाह चिक्कणता देहे त्रट स्वादस्यास्य जायति, ये लक्षण बताए गए हैं कि दंतादीनां मलाढ्यत्वम। इसका मतलब ये होता है कि अपने शरीर के दांत, नेत्र, कर्ण, आंख, जीवा, इस अवयव में मलाढ्य मलिन हो जाते हैं, इस अवयव में चिकनापन आ जाता है। दूसरा बताया सिम्टम बताया है प्रागरूपम पाणी पादयो हो, पानी का मतलब हस्त बताया है, हस्त और पाद में दाह होता है, यानी कि हस्त पाद तल दाह, ये सिम्टम उत्पन्न होता है। तीसरा शरीर में दाह उत्पन्न होता है। चिक्कणता, देह चिक्कणता बताया है, शरीर में स्निग्धता उत्पन्न होती है, बालों में स्निग्धता आती है, कभी कभी अपनी त्वचा में स्निग्धता आती है। मुख मुख में मधुर रस का स्वाद, कोई चीज नहीं खाई होती है तो भी कभी कभी अचानक से मधुर स्वाद आने लगता है, ये डायबिटीज के पूर्व रूप बताए गए हैं, यानी कि डायबिटीज होने वाला है
तो इसे आधुनिक मॉडर्न साइंस वाले प्री डायबिटिक बोलते हैं। अभी डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं कि चलो ये तो पूर्व रूप है कि भाई होने वाला है, लेकिन अब हो ही गया डायबिटीज तो क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्योंकि पहले दिन तो सिम्टम हमें मालूम पड़ेंगे तभी हम ब्लड टेस्ट कराएंगे। बिना सिम्टम से तो ज्यादातर कोई ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाता नहीं है। तो उसके सिम्टम में पहले बताया है कि प्रभुत आविल मूत्रता, कि यूरिन का ज्यादा उत्पन्न होना, बार बार पेशाब की प्रवृत्ति होना, बार बार पेशाब की प्रवृत्ति होना, ये लक्षण बताए गए हैं। तृष्णा, तरस अधिक लगना, क्षुधा यानी कि भूख अधिक लगना, कमजोरी अधिक लगना, हस्तपाद में हस्तपाद तल में दाह उत्पन्न होना, ये सब लक्षण जब उत्पन्न होते हैं तभी हम डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, और तभी डॉक्टर को डाउट होता है कि शायद ये डायबिटीज का मरीज हो सकता है, तो उसी को लेबोरेटरी का सहारा लेता है। वो लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, तो पहले तो एक फास्टिंग ब्लड शुगर किया जाता है, मतलब कि एम्प्टी स्टमक 10-12 घंटा खुराक नहीं लेने के बाद में जो खाली पेट में अपने से ब्लड लिया जाता है और उसमें शुगर की मात्रा का इवेल्युएशन किया जाता है। तो उसमें खाली पेट शुगर कितनी होनी चाहिए, तो खाली पेट शुगर है ने तो लेस देन 100, मतलब 70 से 100 डेसीलीटर तक शुगर होती है, तब व्यक्ति को नॉर्मल माना जाता है कि उसको डायबिटीज का मरीज नहीं है। और 100 से 140 तक जब शुगर आती है फास्टिंग की, तब उसे प्री डायबिटिक माना जा सकता है। 125 तक, 100 से 125 तक शुगर आती है तो प्री डायबिटिक माना जाता है कि आप बॉर्डर पर हो, खान पान में जरा केयर रखो नहीं तो डायबिटीज होने वाला है, इसलिए प्री डायबिटिक बोलते हैं। और तीसरा डायबिटिक क्यों कंप्लीटली है, वो तो 125 एंड अबव का जो रिपोर्ट आता है तभी हम मान लेते हैं कि भी ये डायबिटिक का पेशेंट है। दूसरा टेस्ट होता है पीपीबीएस, यानी कि खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेने के बाद 2 घंटे का बाद, वैसे तो ग्लूकोज खिलाने के बाद 2 घंटे के बाद टेस्ट करना होता है, लेकिन जनरली आफ्टर मील्स 2 आवर्स के बाद ये टेस्ट किया जाता है। उसी में 100 से 140 तक का जो लेवल आता है उसे नॉर्मल माना जाता है। 140 से 160 तक का लेवल आता है उसे प्री डायबिटिक माना जाता है, और 160 से 200 या 200 से अबव का जब लेवल आता है तब उसे डायबिटिक माना जाता है। और ये दोनों को छोड़कर भी एक अभी नया टेस्ट है, HbA1c बोला जाता है। इसी में 3 महीने की एवरेज शुगर अपनी बॉडी में क्या है वो देखकर डायबिटीज का डायग्नोसिस किया जाता है। तो वो 5.7 तक जो आता है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है, 5.7 से 6.4 तक आता है तो उसे प्री डायबिटिक बोला जाता है, और 6.5 एंड अबव आता है तो उसे डायबिटिक बोला जाता है। इस प्रकार से लेबोरेटरी का सहारा लेके इसी का डायग्नोसिस किया जाता है। और इसके साथ दूसरे भी कई और टेस्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है कि नहीं, लिपिड प्रोफाइल किया जाता है। और कभी कभी डायबिटीज का जो मरीज ही आता है कि वो दवाइयां ले ही रहा है तो उसकी रेटिना की जांच किया जाती है, उसका लिपिड प्रोफाइल किया जाता है, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, ये सब किया जाता है। इसी प्रकार इसी का डायग्नोसिस होता है। लेकिन ये डायग्नोसिस ये सब तो डॉक्टर का काम है, हमारा काम नहीं। लेकिन हमें इस रोग नहीं हो इसी के लिए क्या करना चाहिए, और इसी को आयुर्वेद की दवा से भी कंट्रोल किया जा सकता है, खान पान में कंट्रोल करके परहेज रख के किया जा सकता है। ये तो मॉडर्न साइंस के प्रकार बताए थे। आयुर्वेद शास्त्र में इसको प्रमेय नाम के रोग से बताया है, और प्रमेय रोग का आयुर्वेद शास्त्र में 20 प्रकार बताए हैं। वो मॉडर्न साइंस
इसमें तो 3 प्रकार बताए हैं। मॉडर्न में चौथा प्रकार बताया है, जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं उसे। वो प्रेगनेंसी में यानी कि गर्भावस्था में पाया जाता है। जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तब वो कभी कभी अपने आप ही रिवर्स हो जाता है, उसे जेस्टेशनल डायबिटीज भी बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में प्रमेह के 20 प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि आयुर्वेद में दोष कफ कफ दोष कारण बताया गया है, त्रिदोषज व्याधि है, तो इसी में दोष के अनुसार प्रकार बताए हैं। तो कफज 10 प्रमेय बताए हैं आयुर्वेद शास्त्र में। कफज 10 प्रमेय है, वो मूत्र की रंग की विकृति, मूत्र के गुणों की विकृति के आधार पर उसके विशिष्ट नाम दिए गए हैं। कफज 10 प्रमेय है, उसी में उदक, इक्षु, सुरा, सांद्र, शुक्ता, शुक्र, शीत, शनैर, आलाह, ये 10 प्रकार बताए गए हैं। और पित्त के 6 प्रकार बताए गए हैं, क्षार, नील, हारिद्र, मंजिष्ठा और रक्त। और वायु के 4 प्रकार बताए गए हैं, वसा, मज्जा, हस्ती और मधुर। आयुर्वेद में प्रमेय के 20 प्रकार बताए गए हैं, उसी में से कफज प्रमेय है वो साध्य बताए गए हैं। पित्तज प्रमेय है उसी को याप्य बताए हैं। याप्य मतलब कि थोड़ी कठिन होती है चिकित्सा। और वातज प्रमेय है वो असाध्य बताए हैं, मतलब कि दर्दी जब तक जिंदा रहे तब तक उसकी गोलियां दवाइयां करनी पड़े, उसी को असाध्य की श्रेणी में डाला है। इसी प्रकार कफज जो प्रमेय है वो साध्य है, उसी में जो दारों के उदक में है, तो उदक में का सिम्टम क्या है, उसमें पानी जैसा पेशाब बार बार और अधिक मात्रा में होता है। इक्षु में का सिम्टम क्या है, इक्षु के रस, इक्षु यानी कि गन्ना, गन्ने के रस जैसा पेशाब होता है। इसी तरह सांद्र में क्या है, तो गट्ट पेशाब होता है। सुरा में क्या है, तो सुरा यानी कि दारू, बर्तन में जो ये पेशाब रखो तो दारू जैसी स्मेल आने लगती है। इसी तरह दरेक हर प्रकार के सिम्टम में विशेषता बताई गई है, लेकिन ये वैदिक का काम है, इसलिए कि सभी प्रकारों की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे चिकित्सा और परहेज बताना है, नहीं तो टाइम कम पड़ेगा। इसलिए तो आयुर्वेद शास्त्र में 20 प्रकार के प्रमेय बताए गए, उसमें कफज प्रमेय साध्य क्यों बताए हैं, तो क्यों ये बताए कि कफ दोष है उसमें, और दूष्य जो है वो मेद बताया गए है। कफ और मेद की चिकित्सा समान है, कफ की चिकित्सा करो तो मेद अपने आप कम होता है, और मेद की चिकित्सा करो तो कफ अपने आप कम होता है। इसीलिए कफज जो प्रमेय है वो समक्रियत्वाद, इसीलिए वो साध्य बताए गए हैं। विषम क्रियत्वाद, कभी वो पित्तज प्रमेय है वो विषम क्रियत्वाद बताए। पित्त में क्या, पित्त की चिकित्सा करने के लिए मधुर रस, शीत रस, अम्ल रस, ऐसे रसों का उपयोग करना पड़ता है, और ऐसे रसों के मेद की वृद्धि हो जाती है। इसी से पित्त की चिकित्सा करने जाए तो मेद बढ़ जाता है, मेद की चिकित्सा करने जाए तो पित्त बढ़ जाता है। इसीलिए विषम क्रियत्वात होने से पित्तज प्रमेय की चिकित्सा करना थोड़ा कठिन है, और वातज प्रमेय की तो इससे भी ज्यादा कठिन है, वो असाध्य बताए गए हैं। और जब तक आदमी जिंदा रहे तब तक दवाइयां लेनी पड़े ऐसा बताया गया है, क्योंकि वायु जो जो होता है वो रुक्ष गुण वाला होता है, और वायु का शमन करने से मेद धातु बढ़ जाती है, मेद का क्षय करने से वायु बढ़ जाता है। इसीलिए विपरीत चिकित्सा होने के कारण वातज प्रमेय असाध्य बताए गए हैं। अभी प्रमेय होया तो उसी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर किसी को डायबिटीज हो गया है तो उसी को पहले तो श्रम की प्राधान्य देनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जिसे पसीना हुए ऐसा व्यायाम करना चाहिए, श्रम युक्त कोई काम करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। एक्सरसाइज डायबिटीज के लिए वरदान रूप है, बिना एक्सरसाइज से ये शुगर बढ़ जाता है। दूसरा बताया है कि भी एक्सरसाइज तो कर लेगा मरीज, लेकिन खाना क्या चाहिए, तो खाने में पहले हम ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे। तो मकाई बिल्कुल नहीं खानी है,
जो मकाई का आटा है, मकाई को कॉर्न फ्लोर बोला जाता है। कॉर्न फ्लोर की जो भी आइटम है, मकाई का वड़ा, मकाई का हलवा, मकाई के भजिए, मकाई डोडा, यानी स्वीट कॉर्न तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। देशी मकाई, किसी में ग्लाइकोसाइड की मात्रा ज्यादा रहती है, मकाई में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है। इसी के मकाई का आटा, मकाई डायबिटीज वाले को निषेध है। तो और दूसरा गेहूं, तो गेहूं खाना चाहिए लेकिन कम खाना चाहिए। हम सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम भोजन करते हैं, तो इनमें से एक ही टाइम में भोजन में गेहूं का सेवन करना चाहिए। गेहूं की रोटी या भाखरी का सेवन तीनों टाइम नहीं करना है, एक ही टाइम करना है। और दूसरा कि एक ही टाइम नहीं करना है कि दूसरे टाइम में क्या खाना है। तो दूसरे टाइम में गेहूं की जगह हमें जौ, बाजरा, ज्वार, मकाई, रागी, मुरैया, कोदरा, कोदरी, यानी कि वो जो मिलेट्स बोला जाता है, उनमें से कोई आइटम बना करके खा सकते हैं। और वो चावल में भी जो व्हाइट चावल आता है, वो उसे कम मात्रा में लेना चाहिए। व्हाइट चावल ज्यादा नहीं खाना चाहिए। खाना है तो जो रक्त वर्ण के चावल आते हैं, उसको साठी चोखा बोला जा सकता है, उसे खा सकते हैं। मतलब कि बैलेंस डाइट, दाल भात सब्जी रोटी ये सब खा सकते हैं, लेकिन दूसरे टाइम में ऐसे मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा भी फल क्या क्या खा सकते हैं, तो फल में हम ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी ये सब खा सकते हैं। एप्पल खा सकते हैं। फिर जो कौन से फल नहीं खाने चाहिए, तो हमें सीताफल नहीं खाना चाहिए। फिर ज्यादा स्वीट शक्करटेटी आती है, वो नहीं खाने चाहिए। वो मैंगो भी कम मात्रा में लेना चाहिए। केला भी कम मात्रा में लेना चाहिए। इसी तरह फ्रूट्स में भी। और सब्जियां क्या क्या खा सकते हैं, तो जो वेले वाली सब्जियां है ना, तल वो गिलो यानी गलका है, तुरई बोलते हैं, पंपकिन है, वो सब खा सकते हैं। भिंडी खा सकते हैं, करेला खा सकते हैं, बैंगन खा सकते हैं। और चना सबसे बेस्ट है। चने का नाश्ते में चने का सेवन कर सकते हैं। चना 3 प्रकार का आता है, एक काबुली चना आता है, दूसरा देशी चना आता है, और तीसरा रोस्टेड चना आता है। और चौथा चने का जो बेसन यानी कि आटा बोलते हैं। तो कहीं कहीं मरीज को हम बताते हैं कि चने का बेसन खा सकते हैं, तो मरीज खुश हो जाते हैं कि भजिया गांठिया फाफड़ा सब खाएंगे। लेकिन भजिया गांठिया फाफड़ा ये सब बना के नहीं खाना है। चने की दाल बना के खा सकते हैं, चने की सब्जी बना के खा सकते हैं, काबुली चने की या देशी चने की या चने की जो दाल आती है उसकी दाल बना के खा सकते हैं। चना में वृक्ष गुण है, वृक्ष गुण कफ का शमन करता है, ये कफज व्याधि है, इसीलिए चने का सेवन कर सकते हैं। रोस्टेड चना भी खा सकते हैं। फिर दाल में तो तुवेर की दाल हफ्ते में 1 या 2 बार ही डायबिटीज के मरीज को लेनी चाहिए। हर रोज लेनी है तो मूंग की दाल ले सकते हैं। मूंग में भी 2 प्रकार की आती है, एक हरी आती है और एक पीली आती है। वो दोनों अल्टरनेट खा सकते हैं। मूंग भी खा सकते हैं। मूंग को रात को पानी में भिगो करके सुबह के उसको बॉईल करके, वो बॉईल किया हुआ मग वो श्रेष्ठ आहार है। वो डायबिटीज के दर्दी के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए मूंग खा सकते हैं। मसूर दाल भी कभी कभी खा सकते हैं। इसी तरह दाल रोटी खाने का भी विधान बताया है। कभी एक भजन भी आता है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो चने की दाल, मूंग की दाल, मूंग की सब्जी और रोटी। रोटी में जौ, ज्वार, जौ ये मेद्य बताया है। जौ से मस्तिष्क की भी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को भी ताकत मिलती है। जौ का यज्ञ में भी प्रयोग किया जाता है, वो हवन सामग्री के अंदर, क्योंकि वो हवन सामग्री से जो वायु उत्पन्न होगा वो अपने नासिका के द्वारा अपने ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन में मेद्य रसायन गुण उत्पन्न करेगा। जौ खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, मुरैया खा सकते हैं, ज्वार खा सकते हैं,
और रागी खा सकते हैं, कोदरी नाम का वो एक आता है मिलेट्स, वो भी खा सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के जो मिलेट्स बताए गए हैं वो सब डायबिटीज को दर्दी को खाना चाहिए। डायबिटीज के दर्दी को दूध नहीं खाना चाहिए, या तो खाए तो उसी में सूंठ मिला करके खाना चाहिए, इसी से वो उसके गुणधर्म में चेंज आ सके। तो सूंठ या पिपलीमुल पाउडर मिला करके ही पीना चाहिए, इसीलिए उसके गुणधर्म में चेंज आ जाए। दूध की बनावटें, मक्खन, दही, लस्सी, आइसक्रीम, वो सब नहीं खाना चाहिए। और मैदा की आइटम है कि वो पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, वड़ा पाव है, ये बाजारू सब जो जब चीजें है वो भी डायबिटीज वाले को नहीं देनी है। मतलब कि मैदा का प्रयोग, मैगी वगैरह का प्रयोग भी कम करना है। डायबिटीज वाले दर्दी घी भी कम मात्रा में ले सकते हैं। वे इसीलिए डायबिटीज वाले को सुबह बॉईल किए हुए चने या मग का नाश्ता करना चाहिए। वेजिटेबल्स का सूप भी पी सकते हैं, करेला का सूप, वो दूधी का सूप, नींब का सूप पी सकते हैं। लेकिन नींब का सूप डायबिटीज वाले को 12 मास नहीं पीना है, नींब सिर्फ चैत्र मास में ही पीना है। चैत्र मास में ऋतु के अनुसार नींब अपने शरीर को पथ्य होता है। जो 12 मास अब आप नींब का रस के, नींब के पत्ते, नीम यानी लिमड़ा, नीम के पत्ते चबाओगे तो अपना जॉइंट्स में पेन शुरू होगा, और उसी से हाइपोग्लाइसेमिया होने के भी चांसेस रहेंगे। एलोपैथी में इसके लिए इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, ग्लाइनेज, ऐसी सब दवाइयां बताई गई है। इस दवाइयों से भी शुगर कंट्रोल करते हैं। और आयुर्वेद में तो कई सारी दवाइयां बताई गई है, लेकिन एलोपैथी की जो ये दवाइयां लेती है नी, उसी का ये सारवार की साइड इफेक्ट है। जो हाइपोग्लाइसेमिया है उसी का डायबिटीज से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये सारवार होती है, उसी सारवार की साइड इफेक्ट है कि शुगर कम हो जाती है, कभी कभी 70 तक कम हो जाती है, तो चक्कर आने लगता है, अनइजीनेस लगती है, पेशेंट मरीज को कमजोरी लगती है। तो और कभी कभी तो लेवल इतना नीचा हो जाता है, 30-40 तक चला जाता है, तो उसी में बेहोशी आ जाती है। तो कभी कभी जो डायबिटीज का मरीज बेहोश हो जाए तो बिना घबराए उसे ग्लूकोज खिला दो, या तो कोई मधुर रस वाला जूस पिला दो, या तो नींबू शरबत पिला दो। ऐसे कोई भी मदद तो ग्लूकोज लेवल जो कम होता है उसका लेवल अप होगा। और आयुर्वेद शास्त्र में तो इसे त्रिदोषज माना गया है। इसी में दोष, वायु, पित्त और कफ तीनों इन्वॉल्व होते हैं, और कफ की प्रधानता होती है। दुष्य ज्यादातर मेद बताया है, लेकिन मेद के साथ 10 दुष्य बताया है आयुर्वेद में। ये 10 दुष्यों के साथ संयोग होने से वो 20 प्रकार जो बताए, वो मूत्र में ऐसी विकृतियां आती है। उसके अलग अलग दोष का अलग अलग दुष्य के साथ संयोग होने के कारण से ये विकृतियां उत्पन्न होती है। तो दुष्य 10 बताए हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, लसिका, उदक, ओज, लसिका, उदक, ओज और वसा। ये 10 दुष्य बताए गए हैं। ये 10 दुष्य इसमें दूषित होते हैं। उसी में एक ओज भी दुष्य बताया है। ओज का प्रमाण, इसी को प्राकृत श्लेष्मा भी कहा जाता है। उसी का प्रमाण हमारी शरीर में आधी अंजलि बताया गया है, अर्धंजलि प्रमाण में बताया गया है। और वो उसी अपरोज बोलते हैं। अपरोज का संबंध